अभी वर्ल्ड वॉर 2 की त्रासदी खत्म भी नहीं हुई थी। तब तक कोरिया में हुए इस वॉर में फिर से कम्युनिस्ट पावर और कैपिटलिस्ट पावर्स आमने सामने आ खड़े हुए। जिस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए कोरिया का बंटवारा हुआ, उसी बंटवारे ने कोरिया में एक नए जंग की बीज बो दी। इस जंग में एक तरफ यूएसएसआर के स्टालिन और चाइना के माओ गवर्नमेंट का साथ नॉर्थ कोरिया को मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और दूसरे रिपब्लिक कंट्रीज ने साउथ कोरिया की तरफ से हथियार उठाए। 1950 से 1953 तक चले इस भीषण युद्ध में करोड़ों कोरियंस की जान गई और हाथ आया कुछ भी नहीं। ना ही तो कोरिया का डिवीजन अबॉलिश हुआ और ना ही दूसरे बदलाव हुए, लेकिन इस युद्ध ने लाखों आम कोरियंस की जिंदगी को बदतर कर दिया। कोरिया चाइना और जापान के बीचों बीच मौजूद एक छोटा सा देश है। इस देश का नाम इस पर रूल करने वाले एंशिएंट डायनेस्टी गोर्यो से ली गई है, जो 1918 से 1392 तक मौजूद थी। फिर आया जोसियोन डायनेस्टी, जिसने इस देश पर 500 साल राज किया और फिर 1897 में इस देश का नाम कोरिया रख दिया। हालांकि कॉलोनाइजेशन के दौर में जापान भी तेजी के साथ आगे बढ़ा और 1910 में हुए एनेक्सेशन ट्रीटी के बाद कोरिया को अपना गुलाम बना लिया। इसके बाद 1910 से 1945 यानी वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हार तक कोरिया जापान का कॉलोनी बना रहा। लाखों लोगों को जापान ले जाकर वहां पर गुलाम बनाया गया। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो जापान ने जबरदस्ती कई कोरियंस, जिन्हें इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें भी इस वॉर में झोंक दिया। उस टाइम पर इन लोगों को सिर्फ मैदान में लड़ना ही नहीं पड़ता था, बल्कि जापानीज आर्मी के लिए हर तरह के काम भी करने पड़ते थे। इसी दौरान कई कोरियन औरतों को आर्मी कैंप्स में रखा गया, जहां ये महिलाएं जापानीज सैनिकों का दिल बहलाया करती थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, तभी अमेरिका और यूएसएसआर के सैनिक कोरिया में जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। इसी बीच अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा देता है, जिसके बाद जापान अनकंडीशनल सरेंडर कर देता है। जब ये युद्ध खत्म होता है, तब तक यूएसएसआर और यूएसए की आर्मी कोरिया के बीचों बीच पहुंच चुकी होती है। 1945 में ग्रेट अलायंस पावर ने वर्ल्ड वॉर 2 तो जीत लिया, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भले ही यूएसएसआर और यूएसए ने एक साथ मिलकर जीता हो, लेकिन उनकी इकोनॉमिकल एक्सपेंशन की सोच और स्ट्रैटेजी दोनों पोल्स अपार्ट थी। एक तरफ जहां यूएसएसआर पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैलाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर यूएसए कैपिटलिज्म को न सिर्फ बढ़ाना चाहता था, बल्कि बढ़ते हुए कम्युनिज्म को रोकना भी अब अमेरिका का मकसद बन गया था। इसीलिए अमेरिका ने कोरिया को यूएसएसआर के हाथों नहीं सौंपना चाहा। एक तो इन्हें कोरिया को स्टालिन के कम्युनिज्म से दूर रखना था, वहीं इन्हें यह डर भी था कि अगर यूएसएसआर ने कोरिया में एब्सोल्यूट कम्युनिज्म फैला दिया तो जापान को भी ये जल्दी ही कम्युनिज्म की चपेट में लेंगे। क्योंकि जापान अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मार्केट था, इसलिए उन्होंने बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के यूएसएसआर के साथ समझौता कर लिया। इसी समझौते के तहत अमेरिका ने साउथ कोरिया और यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया पर अपना अधिकार कर लिया। हालांकि इस समझौते के तहत इन दोनों देशों को ही कोरिया को एक वक्त बाद आजाद कर देना था, लेकिन कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का कोल्ड वॉर भी इन्हीं दिनों शुरू हो गया। इन हालातों में ना तो यूएसएसआर ना ही यूएसए कोई भी कोरिया को छोड़ने को तैयार हो रहा था। कोल्ड वॉर को और मजबूत करने के लिए 1947 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ट्रूमैन डॉक्ट्रिन लॉन्च किया, जिसका मकसद था कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। अमेरिका ने दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्री को किसी भी ऑथोरिटेरियन कंट्री के इन्वेजन से बचाने के लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री असिस्टेंस देने का वादा कर रखा था, और इन्होंने डेमोक्रेटिक कंट्रीज को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। अमेरिका ने यह भी प्लेज लिया कि अमेरिका किसी भी देश को कम्युनिज्म से बचाने के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट देगा। इसी दौरान ट्रूमैन ने $13 बिलियन से यूरोप में मार्शल प्लान असिस्टेंस भी दिया था। अपने आइडियोलॉजी को आधार बनाकर नॉर्थ कोरिया में यूएसएसआर ने कम्युनिज्म फैलाना शुरू कर दिया और साउथ कोरिया में यूएसए ने कैपिटलिज्म मूवमेंट शुरू कर दिया। हालांकि इस पार्टीशन का असर कोरिया के लोगों पर अच्छा नहीं पड़ा। वो लोग रिवॉल्ट्स करने लगे, जिसे दबाने के लिए साउथ कोरिया ने वायलेंट तरीके अपनाए। लेकिन फिर भी जब रिवॉल्ट खत्म नहीं हुए तो अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस को साउथ कोरिया में इलेक्शन करवाने के लिए इन्फ्लुएंस किया, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव पर साउथ कोरिया में चुनाव कराया गया और इसी इलेक्शन में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट चुने गए सिंगमैन री।
ये अमेरिका में पले बड़े कैपिटलिस्ट सोच रखने वाले व्यक्ति थे। वहीं नॉर्थ कोरिया ने इलेक्शन का प्रस्ताव ठुकरा दिया और वहां स्टालिन के सपोर्ट से किम इल संग नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट चुने गए। अब री के प्रेसिडेंट बनने के साथ ही साउथ कोरियाई गवर्नमेंट ने कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए लेफ्ट विंग सपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वहां के लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला जाने लगा और किलिंग्स होने लगी। लेकिन वहां के लोग तब भी कोरिया के डिवीजन को रद्द करने के लिए रिवॉल्ट्स करते रहे। तभी साउथ कोरिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने कोरिया जंग को जन्म दे दिया और ये घटना थी जेजू आइलैंड मैसेकर। जेजू आइलैंड साउथ कोरियन पेनिनसुला में स्थित था, जहां के लोगों को कोरिया में हुए पार्शियल इलेक्शन और कोरिया का पार्टीशन पसंद नहीं था। यहाँ के लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, जो कि री के लिए नागवार था। स्थिति तो 23 अप्रैल 1948 को बदतर हो गई जब साउथ कोरियन प्रेसिडेंट री ने इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए पुलिस मोबिलाइज कर दी और साथ ही वहां मार्शल लॉ भी लगा दिया। वहां बड़े स्तर पर मारकाट हुई। जेजू आइलैंड में ऑलमोस्ट 3000 लोग मार दिए गए और मैसेकर का दोष साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर लगा दिया। इतने भयंकर मैसेकर के बाद जेजू आइलैंड का रिवॉल्ट तो खत्म हो गया, लेकिन इसी बीच नॉर्थ कोरिया ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और साउथ कोरिया के कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट के बीच टेंशन बढ़ने लगा और अब दोनों ही देश पूरे कोरिया को अपने वर्चस्व में लेने की कोशिश में लग गए। दोनों प्रेसिडेंट्स ने बड़े स्तर पर अपना अपना प्रचार शुरू कर दिया। ऐसे में युद्ध अब होना ही था। साउथ कोरिया को अमेरिका का साथ था, वही यूएसएसआर का साथ नॉर्थ कोरिया के साथ था। वही दूसरी ओर माओ के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने चाइना में सरकार बना ली थी, जिसका साथ नॉर्थ कोरिया को मिल गया। चूंकि साउथ कोरिया में कम्युनिस्ट सपोर्टर्स पर अत्याचार जारी था, जिससे नॉर्थ कोरिया भड़का हुआ था ही। अब जैसे ही अमेरिकन ट्रूप ने साउथ कोरिया से विड्रॉ किया, तो इस मौके का फायदा उठाकर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर सीधी चढ़ाई कर दी और इस तरह यूएसए एंड यूएसएसआर के कोल्ड वॉर का शिकार सबसे पहले नॉर्थ एंड साउथ कोरिया हो गए। यहाँ एक युद्ध हुआ, भयानक युद्ध जो पूरे 3 साल चलता रहा और जिसमें लाखों लोग मारे गए। 25 जून 1950 द वॉर बिगिंस। नॉर्थ कोरिया ने अपने 1,35,000 सोल्जर्स के साथ यूएसएसआर से मिले 150 टैंक्स और एडवांस वेपन्स लेकर साउथ कोरिया में पहुंच गया। इस दिन हजारों नॉर्थ कोरियन आर्मी ने 38th पैरेलल लाइन, जो कि कम्युनिस्ट और रिपब्लिक कोरिया को अलग करती थी, वहां धावा बोल दिया। दोनों देशों में लड़ाई शुरू हो गई, जहां नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर भारी पड़ रहा था, जिस वजह से साउथ कोरिया को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद 28 जून 1950 को कोरियन आर्मी ने हान रिवर के ऊपर बने हानगांग ब्रिज को बम से उड़ा दिया, जिससे कि तेजी से आगे बढ़ती हुई नॉर्थ कोरियन आर्मी को रोका जा सके। इसके पीछे का मकसद था कि नॉर्थ कोरिया से आए हुए सैनिक इस नदी को पार करके सोल टाउन के अंदर ना घुस पाए। बट नॉर्थ कोरिया नहीं रुकी और 28 जून से 2 जुलाई तक में उन्होंने सोल को और 21 जुलाई तक डेजोन को भी अपने कब्जे में ले लिया। 1 जुलाई 1950 अमेरिकन आर्मी, जो उस वक्त जापान में मौजूद थी, वो साउथ कोरिया में मदद के लिए आई। यूएस मिलिट्री के होते भी सोल कैप्चर हो जाता है। नॉर्थ कोरिया के हो रहे हमलों के कारण री ने एक ब्रूटैलिटी भरा कदम उठाया। साउथ कोरिया के गवर्नमेंट ने वहां रह रहे लगभग 2 लाख मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। दिल दहला देने वाली इस घटना को इतिहास में बोडो लीग मैसेकर कहा गया। इसके बाद किम इल संग ने अगस्त 1950 तक साउथ कोरिया के करीबन 90% जगह को अपने कब्जे में ले लिया था। अब सिंगमैन री को ये बात समझ में आ गई थी कि वो अकेला लड़ नहीं सकता और इसीलिए उसने यूएनओ से मदद मांगी। साउथ कोरिया की हेल्प करते हुए यूएनओ ने नॉर्थ कोरिया को वार्निंग देकर इस लड़ाई को खत्म करके लौट जाने को कहा। बट नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर और चाइना की ताकत के बल पर यूएनओ की इस चेतावनी को नहीं माना और लगातार आगे बढ़ता चला गया। अमेरिका और बाकी के देशों ने मिलकर यूएनओ के रेजोल्यूशन 83 पास किया, जिसके तहत 21 देश के सेना को मिलाकर नॉर्थ कोरिया से बैटल करने की प्लानिंग की गई। इसके अलावा 5 देशों ने अपनी मेडिकल टीम भी भेजी थी। अमेरिकन जनरल डगलस मैकार्थर को इस सेना का कार्यभार सौंपा गया। 1950 में पुसान में सेना पहुंचती है, जिसमें अधिकतर अमेरिकन थे
इसके बाद नॉर्थ कोरिया से 2 महीने तक लड़ाई चली, जिसमें 4,500 सोल्जर्स मारे गए। जनरल डगलस ने सबसे पहले नेवी के सहारे इंचियोन सिटी, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल सोल के पास थी, उसे चंगुल से छुड़ाया। उसके बाद 38th पैरेलल लाइन पर सेना द्वारा घेराबंदी कर ली गई, जिसके कारण नॉर्थ कोरियन आर्मी को पीछे हटना पड़ा। इंडिया इन कोरिया वॉर। चाइना ने नॉर्थ कोरिया पर हो रहे इन हमलों को देखते हुए इंडिया को एक वार्निंग मैसेज अमेरिका तक पहुंचाने के लिए कहा, जिसके हिसाब से नॉर्थ कोरिया में हो रहे वॉर में अपने सैनिक अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ भेजने वाला था। लेकिन अमेरिका ने इंडिया के इस मैसेज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर यूएनओ द्वारा भेजे गए सैनिकों को जहां 38th पैरेलल लाइन पर रुकना था, लेकिन वो वहां नहीं रुके और प्योंगयांग शहर को 10 अक्टूबर 1950 को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने करीब 6,35,000 टन बॉम्ब नॉर्थ कोरिया पर गिराया, जिसकी वजह से 5,000 से अधिक स्कूल, 1,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स और 6 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए। नॉर्थ कोरिया में लाखों लोग मारे गए। हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि लोगों को बंकर्स में रहना पड़ रहा था और फिर अमेरिकन्स ने केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि चाइना ने जो वार्निंग अमेरिका को भेजी थी, उसी पर चलते हुए उसने अपने 1.5 लाख सैनिकों को यालू रिवर से भेजकर साउथ कोरियन और अमेरिकन फोर्सेस पर हमला कर देता है, जिसके कारण अमेरिका को पीछे हटना पड़ता है। 25 नवंबर 1950 बैटल ऑफ चोंगचोन रिवर। इस लड़ाई में नॉर्थ कोरिया ने 38th पैरेलल लाइन और सोल दोनों को दोबारा से चाइनीज आर्मी के थ्रू कब्जा कर लेता है और इस हार को डगलस बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने यूएनओ से एटम बॉम्ब के इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। लेकिन अमेरिका और बाकी कंट्रीज ऐसा नहीं कर सकती थी। इसी वजह से डगलस की रिक्वेस्ट को कैंसिल करते हुए यूएनओ ने इस लड़ाई से उसे हटाकर उसकी जगह पर जनरल मैथ्यू रिजवे को लाया। इसके बाद मैथ्यू ने एक प्लान बनाई, जिसके लिए उसने ज्यादा फोर्सेस की मांग की और सोल सिटी पर हमला कर दिया, जो उस वक्त नॉर्थ कोरिया के कब्जे में था। इस लड़ाई में चाइना और नॉर्थ कोरिया ने अपने 8,000 सैनिकों को गंवाया। 7 मार्च 1951 ऑपरेशन रिपर। इस लड़ाई में अमेरिकन सेना ने बेतहाशा बमबारी की, जिसके बाद चाइना और नॉर्थ कोरिया के हजारों सैनिक मारे गए और अमेरिका ने भी अपने 500 से ज्यादा सैनिक गंवा दिए। 22 अप्रैल 1951 बैटल ऑफ इमजिन रिवर एंड 25 अप्रैल 1951 बैटल ऑफ कापियोंग। इन वॉर्स को एक यादगार युद्ध के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इस टाइम पर अमेरिकन आर्मी कमजोर पड़ गई थी और तभी कैनेडियन लाइट इन्फेंट्री फोर्सेस ने आकर चाइना और नॉर्थ कोरिया को हराया था। इस वॉर में चाइना और नॉर्थ कोरिया के 1,60,000 सोल्जर्स की जान गई और अमेरिका ने अपने 15,000 से ज्यादा सैनिकों को गंवाया। इस वॉर के बाद दोनों तरफ की आर्मी 38th पैरेलल लाइन पर खड़ी थी। अब यूएनओ को ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये लड़ाई काफी महंगी पड़ रही है, पैसे से भी और इंसानियत के भी नाते। इसीलिए जून 1951 को यूएनओ ने अपना पहला शांति समझौता पेश किया, जिसके अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच जो बाउंड्री बताई जाती, उन्हें उसी का पालन करना था। लेकिन दोनों देशों ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसके बाद यूएनओ के एक और कोशिश के साथ अक्टूबर 1951 में वापस से शांति समझौते को पेश किया गया। लेकिन इस बार भी दोनों देशों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इस समझौते के दौरान कई सारे सिटीजन्स और सोल्जर्स दोनों ही देशों में हॉस्टेजेस थे। इन जगहों पर फंसे कई सारे बंधक अपने देश जाने की बजाय उसी देश में रहना चाहते थे जहां उन्हें हॉस्टेजेस की तरह रखा गया था, जिसके लिए यूएनओ ने आगे चलकर न्यूट्रल नेशन सुपरवाइजरी कमीशन बनाई। समझौते की बात होने के दौरान भी कई सारी लड़ाइयां लगातार होती रही, जैसे जून 26, 1952 को वेस्ट सेंट्रल कोरिया में बैटल ऑफ ओल्ड बॉल्टी हुआ। फिर 2 जुलाई 1952 में कंगाओ री में ऑपरेशन ब्लेज को अंजाम दिया गया। इसके बाद 2 अगस्त 1952 को पैनमुनजोम में बैटल ऑफ बंकर हिल हुआ। 2 अक्टूबर पैनमुनजोम के नॉर्थ ईस्ट में बैटल ऑफ हुक हुआ। 14 अक्टूबर को बैटल ऑफ ट्रायंगल हिल, 16 अक्टूबर को बैटल ऑफ जैक्सन हाइट्स, 23 अक्टूबर को कोवांगसान और आखिर में 11 दिसंबर टू 14 दिसंबर को लड़ी गई बैटल ऑफ द नॉरिस। ये लड़ाई साउथ कोरियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच हुई थी।
लगातार इतने लड़ाइयों से हो रहे बर्बादी को देखकर यूएनओ ने 1953 को इस लड़ाई को सुलझाने का रास्ता निकाला। सबसे पहले यूएनओ ने दोनों देशों का ज्योग्राफिकल डिवीजन करना जरूरी समझा, जिसके लिए उसने 38th पैरेलल लाइन के ही करीब एक नई बाउंड्री बनाई जिसका नाम है द कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन। इसके बाद दोनों ही देशों के लोगों में खुशी थी, क्योंकि एक तो यह भयानक वॉर का अंत हो गया था और दूसरी ओर दोनों ही देशों के हिसाब से जीत उनकी हुई थी। बट इस लड़ाई में जीत ना ही नॉर्थ कोरिया की हुई और ना ही साउथ कोरिया की। वही अगर हम न्यूट्रल नेशन सुपरवाइजरी कमीशन की बात करें तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात रहा। इस वक्त पूरी दुनिया भर से इंडिया खुद के लिए फैंस बटोर रहा था। इंडिया इस वॉर में किसी की ओर नहीं था और साथ ही साथ अपने मेडिकल टीम को आगे बढ़कर लड़ाई के दौरान कोरिया भेज दिया, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया के फेमस पॉलिटिशियंस में से एक बन गए। वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन दोनों देशों ने लाखों जान गंवा दिए। नॉर्थ कोरिया ने अपने 29 लाख सिटीजन्स को गंवाया था, जिसमें 9 लाख सोल्जर्स थे और 20 लाख मासूम जनता। वही दूसरी ओर साउथ कोरिया ने इस वॉर में अपने ऑलमोस्ट 14 लाख सिटीजन्स को गंवाया था, जिसमें 10 लाख मासूम जनता थी और 4 लाख सैनिक थे। इतना ही नहीं, चाइना ने अपने 6 लाख एवं अमेरिका ने अपने 3,60,000 और यूएनओ ने अपने 8,000 से ज्यादा सोल्जर्स गंवा दिए। इस वॉर के बाद साउथ कोरिया एशिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से उभर कर आया। आज साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में बेहद आगे निकल चुका है। इस देश में कई ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। सैमसंग, होंडा, ह्यूंडई एक्सेट्रा जैसे कई साउथ कोरियन ब्रांड्स आज विश्व भर में मशहूर है। वही आज नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन है, जो डिक्टेटर किम जोंग इल के बेटे और किम इल संग के पोते हैं। आज भी नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप चलती है और इस देश में बस वही होता है जो यहाँ का डिक्टेटर चाहते हैं। ना ही तो यहाँ ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ना बाहरी दुनिया से इस देश का कोई कनेक्शन है। ये देश बस चाइना के साथ थोड़ा बहुत रिलेशन मेंटेन करता है और तो और यहाँ के लोगों का हेयर स्टाइल से लेकर कपड़ों का तौर तरीका भी किम जोंग उन ही